बहुत लोग कह रहे हैं कि तला अंजुम के साथ जो बीफ हुआ था वो एक बिग बॉस का ही स्टंट था ताकि बिग बॉस में एंट्री मिल सके। आपको क्या कहना है इसके नहीं, बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दो अलग चीज है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। जब ये सब डिस ट्रैक हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया था ना, जब से बिग बॉस प्लान था, 3-4 महीने से बात चल रही थी बिग बॉस की। एक गाना जो हर किसी का फेवरेट रहा है एंड दिस इज बिफोर गली बॉय, वो है मेरी गली में। जी। एंड आपने और डिवाइन का, पहले तो बताइए ये दोस्ती को क्या कहेंगे आप? व्हाट विल यू टॉक अबाउट दिस स्पेशल कोलैब? सलमान शाहरुख और रफ्तार भाई, और जैसे डिवाइन डिवाइन ने भी मुझे मतलब एक फेज में डिवाइन ने भी मुझे थोड़ा सहारा दिया, सपोर्ट किया भाई जैसा। एक और चीज़ जो आपके फैंस करते हैं वो आपकी बातें, आप का बोलने का तरीका जो है उसके बड़े मीम्स बनते हैं। आप खुद देख पाते हो उस मीम्स हाँ, को? मैं देखता हूँ ना। क्या, कौन सा रिसेंट वाला कौन सा देखा है? ऑल पैरेट पैरेट और पैरेट ऑयल, पैरेट और ऑल वाला देखा हूँ मैंने, और भी देखा, बहुत मजा आता है मुझे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं भाई यार हम लोग को शर्म आती तेरे वजह से यार, तू तू ऐसा मत करा कर यार प्लीज। और ये मेरा स्टाइल है असल हाँ। में। वो मैं कभी कभी डीप मीनिंगफुल इतनी मीनिंगफुल बात बोलता हूँ ना, इतनी डीप बात बोलता हूँ कि उन लोगों को समझ में नहीं आता। उन लोगों को लगता है मैं हाई हूँ या। तो आज अगर आपको पूछा जाए कि आपके हिसाब से डीएचएच के तख्त पर कौन बैठा है, आपके लिए कौन होगा वो? नहीं दबा। हाय गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। मेरा नाम है उर्मिन एंड रैप कल्चर का जो एक अनोखा तख्त जिन्होंने हासिल किया है हमारे साथ। हाय नेजी, हाउ आर यू डूइंग? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। एंड आज मुझे खुशी इस बात की है कि बॉम्बे 70 पे आप है, हम है, ये स्टूडियो है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हुड में ही मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉम्बे 70 में ही सब कुछ काम हो रहे हैं। हाँ। बॉम्बे 70 जैसे जाना जाता है, लोग जिस समझते हैं बॉम्बे 70 में सिर्फ क्राइम होता है, ये होता है होता है, नहीं भाई, बॉम्बे 70 में एंटरटेनमेंट भी होता है, हब भी बन गया है बॉम्बे हब 70। बन गया है। तो हाँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस। 3 चीजें जो बॉम्बे 70 में अगर कोई आए तो उन्हें डेफिनेटली देखनी चाहिए। फिनिक्स मार्केट सिटी, या और मेरा हुड, और डबल टिकर बस। डबल टेकर बस, हाँ, हाँ। बहुत कम दिखाई देते हैं यार। हाँ। सो गुड टू सी यू एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका एक नया ईपी आया है। ये वादा मिला है आपसे कि हर महीने एक एक नया गाना आएगा, जी, इज दैट ट्रू? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वादे के मुताबिक पहला गाना आ चुका है। जी। टेल अस समथिंग अबाउट इट। हाँ, मेरा पहला गाना है टाफू। टाफू असल में मैंने प्यार से बोला है टापू को। टापू का मतलब होता है आइलैंड। जो ओके। सिटी, अपना मुंबई सिटी एक आइलैंड है, तो उसको मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया है इस तरह से। और मैंने उसको क्यूट सा एक नाम दिया है ताफू, जो मतलब मेरा बहुत पर्सनल, प्यार से मैं बुला रहा हूँ उसको। और उसमें मैंने बताया कि कैसे तकदीर बदलती है, तख्त पलटते हैं, दोस्त बनते हैं, दुश्मनी होती है, और सब बहुत जल्दी जल्दी होता है। जो पेस है उस पेस में ही मैंने पूरा सॉन्ग परफॉर्म किया है। बहुत स्पीड, फास्ट रैप है मेरा उसमें, बहुत फास्ट रैप है, लेकिन सब मीनिंगफुल बात बोल रहा हूँ मैं अपनी लाइफ के बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे हालात के बारे में। और बहुत सारी चीज़ें कवर किया है। छोटे से 2 मिनट के सॉन्ग में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर किया है। यहाँ तक कि मैं बोलते बोलते गवर्नमेंट और सिस्टम के बारे में भी कुछ चीज़ें बोलने लगा। और आजकल जो चल रहा है, जो बेटिंग हो रही है शोबिज में, जो एड़ी चाले हो रहे हैं, और गवर्नमेंट लैंड पे जो लोग रह रहे हैं इलीगली, वो सारे पॉइंट्स भी मैंने एक एक पंच लाइन्स में सब कवर कर लिया है मैंने। अरे वाह, आपकी वीडियो में आपने मुंबई के कोने कोने को भी कैप्चर किया है। जी जी तो जी। कैन यू टेल अस अबाउट इट कि ये जगह क्या इम्पोर्टेंस रखती है आपके जीवन में? मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये सब जगह से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। ये जो इमारतें हैं, ये जो बिल्डिंगें हैं, ये जो एरियल शॉट हम लोग ने मेरे हुड का लिया है, जो रेलवे ट्रैक्स को दिखाया गया है, जो खंडर अबेंडेंड प्लेसेस को दिखाया गया है, जो ग्रिटी है, जो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी पर्सनालिटी से काफ़ी मेल खाती है। और मेरे लिए जो सूटेबल है, ऐसे टाइप के एनवायरनमेंट्स में मैं चिल करता हूँ, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इन चीज़ों को, जो यूनिक है, पुरानी है, और मुंबई से रिलेटेड है, और जो सोल है मुंबई का। हाँ। तो हमने जानबूझ के म्यूजिक वीडियो को इन इलाकों में शूट किया है, जो मुंबई को रिप्रेजेंट करे एक अलग तरीके से। और मैं उसी चीज़ के लिए जाना जाता हूँ। मैंने कई बार मुंबई के बारे में ट्रैक बनाया है, तो
एक बार फिर मैंने एक हाँ। नए तरीके से उसी चीज को बनाया। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि मुंबई आपका असली प्यार है? जी बिल्कुल, मेरे रग रग में मुंबई, अरे मेरी वाह! दिल की धड़कन में मुंबई, मेरी लाइफ लाइन मुंबई। I would love for us to start by you rapping a little bit on this new track. ताफू सुने थोड़ा प्लीज। बॉम्बे शहर यहाँ तकदीर बदले रोज, रोज बनाते दुश्मन, रोज बनाते दोस्त, रोज बदलते सच, पलटते तक पलटते रोल, रोज इज्जत हसल तलशते साफ दिल के लोग। क्या ओह, क्या बात है, क्या बात है। नीजी, यू नो, आपसे लोग प्यार मोहब्बत हमेशा से ही करते आ रहे थे, राइट फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड 2014 में, जी जी करेक्ट? जी तो मतलब अभी हम 11 साल बात कर रहे हैं अबाउट योर वंडरफुल जर्नी, एंड शायद क्योंकि आप अपनी बातें इतनी खूबसूरत अंदाज से बयां करते हैं, लोग उसे कनेक्ट कर पाते हैं। जी, जी। और जो लोग आपको नहीं जानते थे वो गली बॉय की वजह से जानने भी लग गए। फिल्म की जब हम बात करते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि कुछ न्यूएंसेस जो है वो आपके जीवन से इंस्पायर्ड है। जी, जी। क्या आपको भी ऐसा लगा, और क्या क्या आपको अपनी जीवन दिखाई दी इस फिल्म में? थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बॉलीवुड से क्या मतलब सब उसमें फिक्शन ज्यादा था, कुछ रियलिटी कुछ और है। मतलब अभी मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये बताने की हर इंटरव्यूज में कि वो जो कैरेक्टर है वो सिर्फ पार्शली इंस्पायर्ड हुआ है, मतलब वो पूरा मैं नहीं हूँ ना, मेरी वो कहानी थी जो दिखाया गया है। लेकिन उसमें कुछ चीजें ऐसी है जैसे आईपैड पे रिकॉर्ड करना, या रेलवे ट्रैक्स पे जाके और बंद अबेंडेंट गाड़ियों में बैठना, चिल करना, ये सब मैंने बताया था जोया मैम को कि मैं ऐसा करता था और मेरे लाइफ से वो इंस्पायर हुआ कुछ शॉट्स। लेकिन जो उसकी फैमिली का मामला है, उसके दो दो शादी करते हैं और दो रिलेशनशिप में वो रहता है, वो सब ये सब मामले कुछ ऐसे कि जो उन्होंने अपने मन से डाला है। उनका मन जो किया उन्होंने वैसा किया, मतलब उस वो उनके हाथ में कंट्रोल था तो उन्होंने उसके हिसाब से किया। और अगर मेरे हाथ में कंट्रोल रहता तो शायद मैं रियलिटी ज्यादा दिखाता था, क्योंकि जो मेरी रियल स्टोरी है वो और हार्ड हिटिंग है। वो उसमें मेरे अप्स एंड डाउन्स और मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, जो मैंने देखा है, जो मैंने सहा है, जिस एनवायरनमेंट में मैं पैदा हुआ पला बड़ा, वो सब एक ऐसी चीज है जो बहुत हार्ड हिटिंग है। नहीं जी, बताइए ना, क्या व्हाट इज योर रियल स्टोरी? मतलब हर कोई आपके गानों से, आपके रैप से आपको थोड़ा और करीब से जानता है, जी, बट जी, जी। वी वुड लव टू नो कि कैसा रहा आपका बचपन। इट वाज नॉट अ नॉर्मल बचपन। जी, ये जी, जो लोग मतलब आमतौर पे मॉम डैड का प्यार, जी, जी, एक घर घर गृहस्थी रहती है, जी। आपके लिए बहुत अलग था, राइट? हाँ, बहुत अलग था। मेरे घर पे बहुत सारे लोग थे, हमारा छोटा सा घर था, चौल में हम रहते थे। और मतलब हमारे पास कोई जरिया नहीं था, हम कोई अमीर खानदान से बिलोंग नहीं करते। हम बहुत नॉर्मल फार्मर्स, टीचर्स और ऐसे टाइप की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत नॉर्मल से जगह पर हम रहते। गांव में हमें हमारा अच्छा सेटिंग था। हम लोग अमरावती से रहने वाले, अच्छा। महाराष्ट्र से बिलोंग करते। तो जब हम मुंबई आए 1935 या 1940s के दौरान, 50-60 साल पहले हम लोग जब मुंबई आए, तो कुर्ला में एक इलाका है पाइप रोड करके, जो साउथ पार्ट में है कुर्ला के, वहां पर हम लोग रहने शुरू किए। पहले जब मेरे दादा आए थे, मेरे दादा के 4 भाई यहाँ मुंबई आए थे, फिर वहां से धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा और ऊपर गए, थोड़ा नॉर्थ नॉर्थ कुर्ला की तरफ आए, जहाँ मेरे दादा दादी ने घर लिया और फिर वहाँ रहना उन्होंने शुरू किया। उनकी औलादे हुई। वो मेरे दादा दादी दोनों टीचर्स थे। अच्छा। उनको बीएमसी के गवर्नमेंट जॉब मिले और वो बड़े पोस्ट पे गए, हेड मास्टर्स बने और इंस्पेक्टर ऑफिसर बने, एजुकेशन ऑफिसर बने। मेरे दादा और मेरी दादी भी बहुत ऊंची पोस्ट पे गए और उन्होंने अपने बच्चों को पाला। उन्होंने काफी स्ट्रगल किया। उनको भी घर भी चलाना होता था और काम भी करना होता था, और छोटा सा घर था। अब मुंबई में सब अपने सपने लेकर आते हैं। हालांकि अमरावती में हम लोग का मस्त विला विला है, हाँ। लेकिन यहाँ पर हम लोग को स्लम में रहना पड़ रहा था, क्योंकि हमारा सपना बड़ा था। हमने ऐसे सपने देखे थे और मेरे दादा दादी ने जो एस्टेब्लिशमेंट किया है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आर्टिस्ट बन पाया हूँ। उनकी मेहनत, उनकी कुर्बानी, उन्होंने जो भी सहा, उन्होंने जैसे भी वक्त बिताया ना, हमारे घर में टॉयलेट्स था और जैसे गली की लाइफ होती है। और फिर उसके बाद जब मेरे अब्बा अम्मी की शादी हुई तो मेरे अब्बू को फौरन दुबई जाना पड़ा। अच्छा। तो वो दुबई जाके कमाते थे, पैसे भेजते थे,
तो मेरी एजुकेशन, मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में फीस ज्यादा थी और मैं सिंगल पेरेंटिंग के थ्रू बड़ा हुआ। मेरे अम्मी अकेले थे और फिर मेरे अम्मी के ऊपर ससुराल का प्रेशर था। और फिर मैंने जो घर में होते हुए मैंने देखा, जो मेरे इलाके में होता था, झगड़े, लड़ाई, तनाजे और ये वो, शोर शराबा हर जगह, मतलब एक क्वाइट प्लेस नहीं थी मेरे लाइफ में कभी भी। मैं एकदम बचपन में मैंने बहुत कुछ देखा और सहा। आपने कहा कि आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरे, आपके आसपास आपकी गली में बहुत सारी चीज़ें होती थी। क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद आता है दैट यू फील ये मतलब सबसे वर्स्ट था एंड ये किसी किसी के साथ ना हो? व्हाट कुड दैट बी? ये असल में बुलिंग होती थी। हालांकि देखिए, मेरे घर का कल्चर जैसा भी है, मेरे घर से सब ठसते थे क्योंकि हमारे घर में सब टीचर्स थे। मेरी आंटी सब टीचर्स थी, एक अच्छा। प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, ऐसे ऊंची ऊंची पोस्ट पे। तो जो एरिया के हुड के बच्चे थे ना, उन लोग पढ़ने जाते थे, तो उन लोगों को खौफ था कि ये टीचर्स है। तो मेरे साथ वो नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा जो एरिया के हुड के बच्चे थे वो छोटे बच्चों पर बुली करते थे, बेरहमी से पेश आते थे और कुछ ऐसी हरकतें करते थे जो मैं नहीं बता सकता आपको। मतलब हुड का बहुत भलता डायरेक्शन था हुड का। मतलब सब वहां पर कम पढ़े लिखे लोग और हर तरह के लोग थे और हर तरह की चीजें होती थी, जैसे कि मुंबई के सारे नेबरहुड में होती है। गलत चीजों का इस्तेमाल करना, गलत शब्दों का, गलत हरकतों का। तो ये सब देखते हुए मैं बड़ा हुआ, तो मुझे बहुत कुछ महसूस होता था। और मैंने जब मेरे दादा से मैंने सीखा कि बदलाव लाना। मेरे दादा के पास टाइपराइटर था उस जमाने में और वो बीएमसी को खत लिखते थे, कुछ भी एरिया में होता था तो वो पाइपलाइन फट गया है, ये हो गया, हो गया। तो मेरे दादा सोशली बहुत अवेयर थे, कॉन्शियस थे। तो उनसे मैंने ये एक चीज सीखा, मेरे अंदर भी वो चीज आई है कि मुझे बदलाव लाना है। मुझे ये हुड की समस्या, ये समाज की समस्या, ये जितनी भी समस्या है, इनका हल ढूंढना है, इनका हल निकालना है और पहले अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और फिर मेरी म्यूजिक के द्वारा, आर्ट फॉर्म के द्वारा इस दुनिया को बदलने का, तब्दीली लाने का कोशिश करना है। मुझे वो जज्बा है मेरे अंदर। वंडरफुल। एक ऑन अ वेरी लाइटर नोट, एक गाना जो हर किसी का फेवरेट रहा है एंड दिस इज बिफोर गली बॉय, वो है मेरी गली में। एंड आपने और डिवाइन का, पहले तो बताइए दोस्ती को क्या कहेंगे आप? व्हाट विल यू टॉक अबाउट दिस स्पेशल कोलैब? सलमान शाहरुख। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हम लोग की दोस्ती भी है और थोड़ा कंपटीशन भी है, देखा अच्छा, जाए तो। कंपटीशन भी है। हाँ हाँ, लेकिन ये कंपटीशन कंपटीशन सीक्रेट ऐसा वाला है है कि कि ऐसा 5-9 वर्सेस 70। समझ रहे हो? मतलब समझ सब गई। अपने हुड को, सबका हुड हुड होता है ना। जैसे कंट्री होती है हाँ। वैसे हुड होता है। अभी मेरे को मेरे हुड को रिप्रेजेंट करना है। मेरा गैंग अलग है, उसका गैंग अलग है। तो हम लोग दोस्त अच्छे हैं, लेकिन जब बात आती है रैप करने की तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं सबसे बेहतर रहूँ, मैं सबसे टॉप पर रहूँ। तो उस पोजीशन के लिए सब अच्छा रैप करना चाहते हो। उससे उससे हम लोग का आर्ट भी बेहतर होता है कि एक दूसरे से आगे बढ़ने की ख्वाहिश, एक दूसरे से अच्छा करने की ख्वाहिश। और जब हम मिलते हैं तो बिल्कुल ब्रदर्स के जैसा रहते हैं। मेरे को उसके जोक समझ में आते हैं, उसको मेरे जोक समझ में आते हैं। हमारी भाषा बहुत यूनिक है। हम लोग जिस भाषा में बात करते हैं, हम बम्बईया भाषा। हाँ, तो ये बंटाई बच्ची हाँ, बमाई। हाँ। तो जैसे उसको थोड़ा इंग्लिश रोल के बारे में पता है ज्यादा, मुझे जैसा बम्बई के बारे में ज्यादा पता है। जी, तो जी। हम लोग का अच्छा जैम होता है जब भी मिलते हैं हम लोग। तो सुने मेरे गली में, प्लीज 2 लाइनें हो जाए। देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे, लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार, दे पुकार कभी भी गली से मदद देने को तैयार। गरीबी चलेंगे लेकिन फरे भी करेंगे नहीं, जलेबी तलेंगे लेकिन पटेली रुकेंगे नहीं, जहां भी चलेंगे बोले हटेला झुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हटेला है मेरी गली का तरीका, सलीका से गिला है। ओह, क्या बात है यार गाइस, लव इट, लव इट। आपके जीवन में एक फेज आया था वेयर यू डिसाइडेड दैट देयर नीडेड अ ब्रेक। तो ये जब आपने ब्रेक लिया तो स्पेशली डीएचएस से जब ब्रेक लिया तो इंडस्ट्री के कौन आपके दोस्त थे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मुझे तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों के तो नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ नाम मैं आपको बता भी सकता हूँ। जैसे कि रफ्तार भाई, और जैसे डिवाइन डिवाइन ने भी मुझे मतलब एक फेज में डिवाइन ने भी मुझे थोड़ा सहारा दिया, सपोर्ट किया भाई जैसा। और समय रायना करके कॉमेडियन है वो, उसने मुझे रिसेंटली जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था उसमें से मुझे उसने बचाया, हेल्प की मेरी। तो ऐसे
कुछ ऐसे आर्टिस्ट है, और भी कुछ आर्टिस्ट है जिनके नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा, तो बहुत सारे आर्टिस्ट है ऐसे जो मेरे को अपना भाई समझते हैं और मुझे इज्जत देते हैं उतनी, और जिनके साथ मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, और जो जिनको मैंने अपने समस्या के बारे में बताया। कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि मैं सिचुएशन में हूँ। जो जिन लोगों को नहीं पता था उनकी कोई गलती नहीं है। मैं किसी को बोलता नहीं कि तू मेरा साथ नहीं दिया, तू मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को किसी से शिकायत नहीं है। अगर अब आपको सच बताऊं तो किसी ने भी नहीं मेरा साथ दिया। मेरा साथ सिर्फ मेरे घर वालों ने दिया और मेरे एरिया के कुछ खास दोस्तों ने। बाकी इंडस्ट्री से तो कोई भी मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं था। वो तो अलग अलग फेज में अलग अलग इंसिडेंट हुए। कोई फेज में कोई और काम आ गया, कोई फेज में कोई और काम आ गया, कोई फेज में मैं अकेला था, मेरा अल्लाह ताला ने साथ दिया। गैब से मदद हुई मेरी, जहां से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वहां से मेरी मदद हुई। तो मैंने सब कुछ, मैंने अपना तवक्कल, अपना ईमान स्ट्रांग रखा था कि गॉड विल हेल्प मी, गॉड इज टेस्टिंग मी। उसने ये सिचुएशन में मुझे डाला है तो वो ही निकालेगा। और मेरा जो ट्रस्ट था उस पर वो खरा उतरा। मैं ऑटोमेटिकली समस्या से बाहर आ गया। और मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आर्टिस्ट के लाइफ में लगे रहते हैं, ये बात को मैं समझा। और अब इतना बड़ा 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता था कि आई एम श्योर कि मैं यहाँ से निकल के बाहर जाऊंगा, जरूर ऊपर आऊंगा, जरूर वापस मैं लाइमलाइट में रहूंगा, जरूर वापस मुझे मेरा थ्रोन, मेरी जगह, मेरी प्लेसमेंट, पोजीशनिंग सब मुझे दुरुस्त हो जाएगी और मेरी लाइफ वापस ठीक हो जाएगी। इसके बारे में मुझे श्योरिटी थी। कहीं मैंने पढ़ा था कि आपको ज्यादा लाइमलाइट से भी दिक्कत है, इज दैट जी ट्रू? जी जी जी। क्यों? अब मतलब मुझे आपको सच बताऊं तो मेरी प्राइवेसी छीन जाती है। पर आर्टिस्ट के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, उस फेज में ऐसा था कि गली बॉय के वक्त, अभी रिसेंटली जो मेरे को मिल रहा है ना, अभी इस जमाने में जो अभी जो मुझे मिल रहा है वापस, जो मुझसे छीन लिया गया था वापस मिल रहा है, तो अब मैं इसको पॉजिटिवली ले रहा हूँ। मैं स्माइल दे रहा हूँ और प्यार दे रहा हूँ। और जैसे भी टाइप के लोग, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं भाई, कोई डिसेंट रहता है, कोई डिसेंट नहीं रहता है। तो अब तो मैं सबको जेस्चर्स ही दे रहा हूँ, प्यार ही दे रहा हूँ और सबके साथ सेल्फी ले रहा हूँ। लेकिन उस वक्त गली बॉय के वक्त मैं थोड़ा इरिटेटेड था कि इन लोग यार मेरे को जीने नहीं दे रहे यार। रोड पे मैं चल नहीं सकता हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, मैं मॉल नहीं जा सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे घेर ले रहे हैं, वहाँ मुझे और मेरा कुछ एक्सपीरियंस बुरा था, एक दो एक्सपीरियंस बुरे हुए। इस वजह से मेरी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि नहीं यार, लाइमलाइट नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, गाने नहीं निकालता हूँ, छुप जाता हूँ, कहीं ट्रैवल करता हूँ, कहीं और चले आता हूँ। और मैं उस चीज से भाग रहा था। क्या आपको कहीं ऐसा लगा कि गली बॉय इस फिल्म में रैप को सही तरीके से दिखाया, कि आपको लगता है कि नहीं शायद थोड़ी और भी? नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ उसमें बदला जा सकता था। मैं असल में अवेलेबल नहीं था उस वक्त, मैं कुछ परेशानी में था, अटका हुआ, तो मैं उसके स्क्रिप्टिंग के वक्त मैं प्रेजेंट नहीं था, वरना मैं ऐसा होने नहीं देता था। मैं चाहता हूँ कि हिप हॉप का रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से हो इंडिया में। और गली बॉय में जो हुआ वो ठीक ठाक था, मैं बुराई भी नहीं करूंगा उसकी, लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत कुछ अच्छा हुआ जा सकता है अगर हम ऐसा सोचे कि हिप हॉप का जो ट्रू आर्ट फॉर्म है, जो एसेंस है, जो उसके रूट्स है, मतलब ये प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है। उसमें दिखाया जा रहा है कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में, वो उसके अब्बा और ये और वो, मतलब वो थीम थोड़ा स्प्लिट हो गया और कहीं और चले गया। मुझे दिखाना है रियल हिप हॉप क्या है, कहाँ से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग ये न्यूयॉर्क में इन्वेंट हुआ है और वहाँ ब्रुकलिन की स्ट्रीट्स पे जो हुआ करता था, क्यों क्यों लाया गया हिप हॉप को। एक पैगाम है, एक आर्ट फॉर्म, एक जरिया है मैसेज पहुंचाने का, ऑडियंस से कम्युनिकेट करने का, और दिन भर सुनकर वो उसकी आत्मा में उतरेगा और वो रेवोल्यूशन आएगा, जमाने बदलेंगे, दौर बदलेगा। तो मैं हिप हॉप को वैसा सोचता हूँ। आपको ये भी कहा गया है दैट आपने वो रेवोल्यूशन लाया है इन इंडिया। मैंने कोशिश किया और लाने की, और काफी हद तक कामयाब भी हुआ मैं। और मतलब मूवी से मेरे को शिकायत नहीं है। मूवी से एटलीस्ट इतना तो पता चला कि मीनिंगफुल रैप हो रहा है, हिप हॉप में मीनिंगफुल रैप भी हो रहा है, जज्बात वाला हिप हॉप। क्योंकि मेरे आने से पहले आपको भी पता है हिप हॉप में क्या हो रहा था, लड़की, दारू, नाच गाना, इसके अलावा कुछ और था नहीं हिप हॉप। हम लोग के आने के बाद, मैं अपना अकेले क्रेडिट नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे 2-3 एमसीज है, ऐसा मूवमेंट है जो मुंबई में शुरू हुआ वो मूवमेंट, और हम लोग के आने के बाद
पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हिप हॉप मीनिंगफुल है, अब हिप हॉप कॉम्पिटिटिव है, अब हिप हॉप रियल है, अब हिप हॉप सोशल कॉन्शियस है, अब हिप हॉप से बदलाव आ रहा है, अब बहुत कुछ बदल गया है, हिप हॉप को नया डायरेक्शन मिला है। एंड जब when you were back you came back with आफत वापस, मतलब ये जो प्यार आपको मिलता रहता है आपके सभी फैंस से कि भाई वापस आया है और विद अ बैंग आया है, हाउ डज दैट फील? बहुत अच्छा लगा था मुझे जब मैं वापस आया था उस वक्त। आफत वापस जैसा ट्रैक मैंने बनाया, मुझे पता नहीं मैंने कैसे बनाया वो ट्रैक, इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो। आया आफत वापस, साथ में लाया क्या वापस आफत, बच के रहे ना बेटा, आफत वापस, एक बार फिर से बोले आफत वापस, मेरा भाई तू बंद है। तो वो ट्रैक ऐसा था, आफत वापस वापस आफत, ऐसा उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, बीच में कुछ और बोल रहा हूँ, फिर उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ, कुछ और बोल रहा हूँ। वो मैंने कैसे क्रिएट किया मुझे खुद नहीं समझा, लेकिन वो बहुत ऑन पॉइंट था। और मेरे फैंस इतना खुश हुए, और वो इमोशंस मैंने शेयर किया उनके साथ कि मैं गायब था, मैं दुखी था, मैं उनके साथ नहीं था, मेरे गाने नहीं आ रहे थे, मेरे पोस्ट नहीं आ रहे थे, मेरी शक्ल नहीं देखे उन लोग ने इतने सालों से। अभी मैं जब वापस आया ये बैंग के साथ, तो मेरे लिए तो वो बहुत मस्त फीलिंग था कि फैंस के साथ जो मैंने इमोशंस शेयर किया, वो रश जो मैंने फील किया ऑडियंस, कई ऑडियंस ने मतलब पब्लिक रो रही थी मेरे को देखने के लिए, और वो सब देख के मुझे भी बहुत इमोशनल फील हुआ, और मुझे ऐसे लगा नहीं यार मुझे यही करना है और इन सबको प्राउड फील करवाना है, और मैं यही करूंगा लाइफ में, मेरे को रैप ही करना है, मैंने डिसाइड कर लिया उस वक्त। तो ये इंस्पिरेशंस कहाँ से आते हैं? अभी आपके इस ईपी में आपने कहा हर महीने एक कुछ आएगा, तो कहाँ से आ रहे हैं इंस्पिरेशंस? चलो पहला आया गाना एंड यू टोल्ड अस दैट यू नो आसपास मुंबई की बातें, आपका लव फॉर मुंबई, व्हाट्स द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू लिसन टू? नेक्स्ट इज फरिश्ते। फरिश्ते। फरिश्ते, आई एम टॉकिंग अबाउट माय डाउनफॉल एंड इमोशंस, लाइक यू नो माय हार्डशिप, जो मैंने सहा, जो मैंने देखा। और वो ऐसा सॉन्ग है ना, उसको उसकी मेलोडीज भी ऐसी है ना, जो हार्ट ब्रोकन बंदा रहेगा ना या बंदी रहेगी ना, जिसका दिल अभी अभी टूटा है, वो सुन लेगा ना वो गाना तो रो देगा। मतलब वो गाना ऐसा एकदम डीप है, इमोशनल है, और सारे जिनके नुकसान हो जाते हैं, जिनका धंधे में ठप हो जाता है, जो आज जो सैड बैठा हुआ है ना, वो गाना वो लगा के सुन लेना तो उसको तसल्ली मिले कि ये बंदा जब इस सिचुएशन से निकल सकता है तो मैं भी कोई भी सिचुएशन से निकल सकता हूँ। तो वो फरिश्ते वैसा गाना है कि बहुत ट्रिप है, वो एक इमोशनल ट्रिप है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि हम लोग फरिश्ते, हम लोग गली से आ रहे, हम लोग अच्छे भी है, हम लोग बुरे भी है, तुम हमारे साथ अच्छे से रहोगे तो हम लोग अच्छे से रहेंगे, तुम उंगली करोगे तो फिर बच के रहना, ये सब भी बताया उसमें। और एक इमोशनल ट्रिप है। फिर उसके बाद वाला गाना है भमाए, जो प्यार भरा गाना है, उसमें लव और फ्रेंडशिप है। फिर उसके बाद है अंगार है, जो मेरा लास्ट गाना है, जिसमें सेलिब्रेशन और थोड़ा गैंगस्टर लाइफ। तो बेसिकली सब कवर किया हूं मैंने। लव कोलैब्स हम देखने वाले हैं आपके साथ? कोलैबोरेशन सिर्फ मैंने प्रोड्यूसर्स के साथ किए। ओके। हाँ, दूसरे रैपर्स के साथ कब करेंगे? रैपर्स के साथ मैं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ कोई अच्छे जिनको मेरा वाइब मैच हो, जिनके साथ। तो ऐसे बहुत कम रैपर्स हैं जिनके साथ मेरा वाइब मैच हो। ओके। तो उसके लिए थोड़ा मैं सब्र से देख रहा हूँ, काम ले रहा हूँ। हाँ, अच्छा, यू नो आपका बिग बॉस का जो जर्नी है वो बहुत बहुत प्यारा रहा। आपको अगर उसे डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे आप? क्या यादें जुड़ी हैं विद बिग बॉस ओटीटी? बिग बॉस ओटीटी में जाके मैंने बिग बॉस को ही बदल दिया कि मतलब उसका मतलब ही कुछ और, कि भाई बिंदास रहो, तुम जैसे हो वैसे रहो, चिल रहो, और हंसी मजाक करो, गुस्सा कम करो, झगड़ो मत, और जब लड़ाई भी होती है उसमें हाँ हाँ बोलो, प्यार से बिहेव करो, और लड़कियों के साथ इज्जत से रहो, उन लोगों का स्टैंड लो, लड़कियों को बचाओ, लड़कियों को कोई जलील कर रहा है तो उसके ऊपर चढ़ जाओ, सिर्फ तभी आवाज करो जब जरूरत है, तभी बात करो जब जरूरत है, चुप रहो। तो ये सब मेरा मिजाज है, ये मेरा एक तरीका है, मेरा कैरेक्टर है। आपको लगता है लेकिन ये आपके करियर के लिए भी एक अच्छा लिफ्ट था? जी बिल्कुल। मैं उसी नीयत से गया था कि मुझे बिग बॉस असल में रेलेवेंट नहीं लग रहा था पिछले कुछ सालों से। बचपन में मैं देखता था बिग बॉस, जब मेरे दादी वगैरह थे अलाइव, मेरी फुप्पिया, दादी, आंटी, हम लोग बैठ के देखते थे, और गौहर खान के जमाने में बिग बॉस देखते थे। फिर उसके बाद थोड़ा वो इररिलेवेंट लगने लगा मुझे, तो मैं नहीं देखता था। जब मैं हिप हॉप में गया तो ऑटोमेटिकली वो सब चीज बंद हो गई। वो टाइप का टीवी नहीं देखता था, वो टाइप, मैं वो जोन से बाहर आ गया था। लेकिन अब फिर जैसे MC स्टैन और मुनव्वर फारूकी, इन लोग भी हिप हॉप से रिलेटेड है ना। राइट। इन लोग जब हिप हॉप में गए तो
शायद फिर मुझे ऐसा लगा कि एक बार जाके मैं ट्राई करता हूँ कि क्या होता है। मैं रिस्क लिया हूँ कि मैं जाके देखता हूँ होता क्या और है। क्या प्यार मिला आपको हाँ, भाई। लेकिन वही इट टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग फॉर मी। अच्छा बहुत लोग, मैं नहीं, बहुत लोग कह रहे हैं कि ताला अंजुम के साथ जो बीफ हुआ था वो एक बिग बॉस का ही स्टंट था ताकि बिग बॉस में एंट्री मिल सके। आपको क्या कहना है इसके नहीं, बारे ऐसा में? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। दो अलग चीज है। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। बिग बॉस मेरा पहले से प्लान था। जब ये सब डिस ट्रैक हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया था ना, जब से बिग बॉस प्लान था। 3-4 महीने से बात चल रही थी बिग बॉस की। और ये डिस बाद में आया, बिग बॉस के बाद में आया। फिर मैं बिग बॉस में गया और बेसिकली दो अलग चीज है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे से। नहीं सी, कभी आपको क्रिएटिव ब्लॉक्स होते हैं, और अगर हाँ तो कैसे ओवरकम करते हैं जब आप नए एल्बम पे काम कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो बहुत स्पीड में मैं काम करता हूँ, काम करता हूँ, आप करता हूँ। लिखते भी स्पीड में हैं जैसे बहुत, आप हाँ, गाते बहुत हो? स्पीड में लिखता हूँ। बहुत फटाफट लिखता हूँ। आधे घंटे में रैप लिखता हूँ मैं। जगह पे लिखता हूँ, खड़े पे लिखता हूँ। मैं एक एल्बम एक हफ्ते में तैयार कर सकता हूँ। सबसे रैंडम जगह कहाँ है जहाँ पे आपने एक रैप लिखा है, एकदम वियर्डेस्ट प्लेस जहाँ बैठ के रैप लिख लिया? ट्रेन में, एरोप्लेन में, बंद ट्रेन में, खड़ी ट्रेन में। अच्छा। हाँ, बंद ट्रेन, हाँ। खराब ट्रेन, अबेंडन ट्रेन में। ओहो, हाँ, अबैंडन ट्रेन में अबेंडन बैठकर? ट्रेन में। हाँ, मैं वाह। कुर्ला कारशेड के पास रहता हूँ ना। वहां पर सब ऐसी ही ट्रेनें आते रहती है जो ट्रेन में पत्थर वत्थर लगा हुआ है और वो खड़ी है बहुत दिनों से। वहां जाके मैं बैठता हूँ, खुफिया इलाका, ग्रिटी, ऐसा डेंजरस एनवायरनमेंट। और वहां जाके मैं कभी कभी बैठता हूँ। गवर्नमेंट को पता चलेगा तो बोलेंगे इसने हम लोग की जगह को ठीक बना लिया है। तो ऐसी ऐसी जगह है, मेरे टेरेस है, मेरा रूम है, बहुत सारी जगह जहाँ पे मैं रैप लिखता हूँ। ज्यादातर मुझे एनवायरनमेंट थोड़ा जैसा रैप रहता है ना वैसा एनवायरनमेंट चाहिए रहता है। फ्लाइट्स पे लिखता हूँ मैं, और ट्रैवल करते टाइम लिखता हूँ। और क्या आपको वक्त मिलता है कि दूसरे रैपर्स को आप सुन पाए? हाँ, मैं सिर्फ सरसरी तौर पे ना ऐसा एक व्यू देखता हूँ बस, फटाफट फटाफट 10-10 सेकेंड में। अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो पूरा सुनूंगा। 10-10-20-20 सेकेंड में मैं समझ लेता हूँ क्या क्या इन लोग कर रहे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ पसंद नहीं आता है। ज्यादातर ज्यादातर मुझे अलग डायरेक्शन में लगता है। तो आज अगर आपको पूछा जाए कि आपके हिसाब से डीएचएच के तख्त पर कौन बैठा है, आपके लिए कौन होगा वो? नेजी दबा। और नहीं, और भी लोग हैं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ मैं। नेजी दबा तो आएगा ही तक पे। नहीं, मैं किसमें था ही तक पे। ये एक सवाल है। दूसरा, किसमें पोटेंशियल है कि वो तख्त को बदल कर आगे बढ़ सके? हाँ, है ऐसे ऐसे एमसीज है बहुत सारे, कोशिश कर रहे, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे। तो मुझे लगता है कंपटीशन लेवल इतना बढ़ गया है ना आजकल के, आसानी से तो वो तक मिलने वाला नहीं है। अगर आपको वो तक चाहिए तो अपना फुल पोटेंशियल दिखाओ। आप आने वाले सालों में रैप को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, जैसे जैसे कुछ सालों से हो रहा था कि रैप की ग्रोथ हो रही थी। जैसे इंडिया में म्यूजिक का सीन नहीं है कुछ, सब बॉलीवुड ही है। जो भी है बॉलीवुड ही है, इंडी बहुत कम है। धीरे धीरे अभी बढ़ा है, मतलब 2-5 सालों में बढ़ा है। तो अब इस स्पेस में हम लोग को और क्या क्या करना है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। नए नए फेस्टिवल्स इजाद हो रहे हैं, नए नए म्यूजिक लेबल्स बाहर से इंडिया आ रहे हैं, और लेबल्स इजाद हो रहे हैं, फेस्टिवल्स इजाद हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे, ब्रांड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे हम जो एस्टेब्लिशमेंट था वो हम लोग ने ले कर दिया है। और वो गली बॉय के थ्रू और भी चीजें, हसल जो शो आता है उसके थ्रू ऐसे एस्टेब्लिश हो गया है इंडिया में। और बहुत बहुत हद तक हम कामयाब हो रहे। हिप हॉप को मैं जैसे देख रहा हूँ ना पिछले कुछ सालों से, मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी हो जाएगा वो, लेकिन जो होना चाहिए ना वो अभी भी बाकी है। अभी भी वो हुआ नहीं है। हमको पूरी तरह हिप हॉप को इंडिया में लाना है और सही तरीके से लाना है। तो वो अभी प्रोसेस चल ही रहा है। और पिछले कुछ सालों से जो बड़ी बड़ी चीजें हुई है उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। और बहुत सारा रेवेन्यू जमा हो रहा है, बहुत सारी मार्केटिंग पॉलिसीज बन रही है, बहुत सारे लेबल्स का टर्नओवर अच्छा आ रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट कामयाब हो रहे हैं, नए आर्टिस्ट पैदा हो रहे हैं, गली गली में हिप हॉप फैल रहा है, नए टैलेंट ऊपर आ रहा है, और एक से एक चीज हो रही है। Yeah. और अब इसके बाद क्या होगा ये हमें इस पर ध्यान देना है। तो जैसे मेरा पहले श्योर नहीं था कि मैं जिंदगी भर के लिए करूंगा कि नहीं करूंगा, लेकिन बैकअप प्लान मेरा तो बैकअप प्लान ये था कि मैं अपना बिजनेस डाल के उसमें लग जाऊंगा, बिजनेस करने टीचिंग लगूंगा। नहीं करना था? नहीं, लेकिन अब मुझे रैप करना है, ये मैंने सोच लिया हो। तो अब यहाँ से और 5 साल के बाद मैं हिप हॉप को देख रहा हूँ बहुत ऊंचाई पर, जब वो हर चीज को ओवर पावर कर लेगा। और
एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसकी शुरुआत हमने ऑलरेडी कर दी है, जी। एक ऐसा रेवोल्यूशन आएगा इंडिया में जो बहुत रिमार्केबल रहेगा, मतलब उससे सारी चीजें बदलने वाली है। मैक्सिमम रैपर्स हमेशा अपनी कहानी बताते हैं, अपनी सच्चाई बताते हैं और उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है, लेकिन व्हाट अबाउट पीपल हु हैव नो दुख दर्द, उनकी लाइफ अच्छी हो, वो रैपर्स बन सकते हैं? अगर वो रैपर बनेंगे तो शायद उनको कम लोग सुनेंगे। हाँ, ऐसे भी होते हैं रैपर्स जो सिर्फ खुश रहते हैं, हाँ। पार्टी के बारे में बात करते हैं। मतलब वो रैप करने के लिए दर्द कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बताओ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबक मुझे अल्लाह ने सिखाया है, क्योंकि मैं तरक्की पर गया, ऊंचाइयों पर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊंचाइयों पे जा रहा हूँ, फिर वापस। तो उससे क्या हुआ, जब मैं तरक्की पे था तो मैं अच्छा रैप कर रहा था, लेकिन एक वो फील, एक जो मेरा इंस्टिंक्ट है ना, जब मैं वापस डिक्लाइन हुआ ना मेरा, तब मुझे मेरे लिरिक्स का मीनिंग और डीप हो गया, और मेरी राइटिंग, मतलब मैं और पैशनेट हो गया, और जज्बात मेरे बढ़ गए। मैं बहुत जज्बाती हो गया उसमें, मतलब लिखावट में और डिलीवरी में, हर चीज में। मतलब मुझे पता चला कि जब लाइफ टफ होती है ना, तो इंसान अच्छा काम करता है। लाइफ टफ होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए लाइफ में, ताकि मोटिवेट हो सके। हाँ, ताकि मोटिवेट हो सके। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके फैंस करते हैं, वो आपकी बातें, आप का बोलने का तरीका जो है, उसके बड़े मीम्स बनते हैं। आप खुद देख पाते हो उस मीम्स हाँ, को? मैं देखता हूँ ना। क्या, कौन सा रिसेंट वाला कौन सा देखा है? ऑल पैरेट और ऑल वाला देखा हूँ मैंने, और भी देखा, बहुत मजा आता है मुझे। आप खुद शेयर करते हैं? हाँ, नहीं, मैं शेयर नहीं करता हूँ, मैं बस देखता हूँ। मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं, भाई यार हम लोग को शर्म आती तेरे वजह से यार, तू ऐसा मत करा कर यार प्लीज। और ये मेरा स्टाइल है असल में। वो मैं कभी कभी डीप इतनी मीनिंगफुल बात बोलता हूँ ना, इतनी डीप बात बोलता हूँ कि उन लोगों को समझ में नहीं आता। उन लोगों को लगता है मैं हाई हूँ, या मतलब मैं क्या क्या बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ, उन लोगों को पता नहीं। और मेरा स्टाइल है वो कि मैं बातों को थोड़ा डेप्थ में बोलता हूँ, और मेरी नॉर्मल बात भी फनी लगती है सबको। मैं क्या करूं, मेरा मतलब मुझे लगता है दैट इज बिकॉज यू आर रिलेटेबल। नहीं जी, सच्ची में ये खास बात है आपकी, कि दैट वो रिलेटेबल होने की वजह से अपना ही बनता ही कोई कुछ बोल रहा है, ऐसा लगता है फॉर श्योर। एक आपका पसंदीदा रैप जो आप हमें सुनाना चाहेंगे सर? बॉम्बे शहर, यहाँ पर जिंदगी है मुश्किल, हर दिन स्ट्रगल, हर दिन हसल, नहीं टिक पाता बुज़दिल यहाँ, क्योंकि यहाँ भूखे है सारे लोग, भूखे मुंह पे, तेरे मुंह पे सारी बातें, मुंह पे चूके नहीं चूके, निशाने कभी नहीं चूके, जूते बने झूठे पर असली की बंदूकें, चरसी हर नाके पर फूके। बस। क्या बात, सुपर। Hi, this is Nazi and you're watching me on Bollywood Hangama.